हेलो स्टूडेंट्स, द लिविंग वर्ल्ड में जो अगला कंपोनेंट जो है नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म इट्स अ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट हैपन्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर होने वाले जितने भी लिविंग केमिकल रिएक्शन हैं उन सभी कलेक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन इनसाइड दिस सेल। ओके, सो ऑल क्यूमुलेटिव इफेक्ट और ऑल क्यूमुलेटिव सम ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक, इट मीन्स मेटाबॉलिज्म इज कलेक्शन बट देयर इंडिविजुअल रिएक्शन इज नोन एज बायोलॉजिकल रिएक्शन और लिविंग रिएक्शन और आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, मेटाबॉलिज्म किसी सेल के अंदर देखी जाती है, सेल के अंदर देखी जाती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन के, लिविंग रिएक्शन के या फिर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन की, तो वो हम लोग सेल के बाहर देखते हैं, जिसमें हम लोग करते क्या है, सेल लेंगे, सेल को रप्चर करेंगे, ठीक, और उसके साइटोप्लाज्म को यानी कि प्रोटोप्लाज्म को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। ठीक, और टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। ऐसे कंडीशन को हम लोग आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर लिविंग रिएक्शन या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक, लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन एज अ होल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेल के बाहर आ चुकी है, इसलिए हम लोग इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन तो नहीं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, या नहीं तो लिविंग रिएक्शन कहेंगे या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में हम लोग कोई एक लिविंग रिएक्शन को परफॉर्म करके दिखाएंगे। सो दिस इज द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन और लिविंग रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन, बट सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ लिविंग रिएक्शन हैपेंस इनसाइड द सेल। ओके, दिस कंडीशन इज नॉन एज इन वाइट्रो, यानी कि लैब में, ये चीज़ हम लोग लैब में करते हैं। ठीक, एंड दिस कंडीशन जो सेल के अंदर होती है उसे हम लोग कहते हैं इन वाइवो। इन वीवो मीन्स बॉडी में। आपने तो वीवो मोबाइल खरीदा होगा, वीवो फॉर बॉडी। ओके, तो इन वीवो मीन्स सेल के बॉडी के अंदर। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म इज द लिविंग फिनोमेना, इट इज द 100% एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिविंग रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन। ओके, बायोलॉजिकल, लिविंग और आइसोलेटेड सिंगल केमिकल रिएक्शन है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन कलेक्शन ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन है जो कि सेल के अंदर प्रोसीड हो रही है। सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, it is also the defining property of living organism, but living reaction is not, it is in the lab. okay, next देखिए, मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट है, एनाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिज्म एंड देन कैटाबॉलिज्म। ठीक, एनाबॉलिज्म मीन्स कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, मीन्स एक सेल के अंदर जो भी चीज़ें बनाई जा रही है, ठीक है, सपोज यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज अंदर जाने के बाद चेन ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जब एक ग्लूकोज अंदर जाने के बाद पॉलीमर में यदि कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे में हम लोग इसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। दिस प्रोसेस एंड दिस फिनोमेना इज नॉन एज एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म इज द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक, जिसमें ग्लूकोज को एक पॉलीमर चेन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, उसी तरह से अमीनो एसिड को भी पॉलीमर में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, ठीक, उसी तरह से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो पॉलीमर बना रहे हैं, दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन। हियर इज समथिंग कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ बन रही है, इसीलिए हम लोग इसे कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ओके, हियर इज समथिंग बिल्डिंग हियर। ओके, ग्लूकोज यहाँ पे पॉलीमराइज होकर के पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि अमीनो एसिड यहाँ पॉलीमराइज करके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी।
देयर इज समथिंग बिल्डिंग, इसे इसीलिए हम लोग इसे बिल्डिंग अप रिएक्शन भी कहेंगे। ओके, और ये जो फिनोमेना है रिएक्शन डाइवर्ज, ये कुछ अलग है, ठीक, इसे हम लोग बाद में समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोले तो कोई भी सिस्टम, फॉर एग्जांपल सेल, जिसके पास पॉलीमर है और यदि वो टूट करके किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मोनोमर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग उसे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कह सकते हैं कि नहीं, है ना। या फिर कोई भी मोनोमर है और यदि वो अंदर आने के बाद CO2 में कन्वर्ट हो जाए, CO2 एंड वाटर में, यानी कि ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाए, उसे भी हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहेंगे। इट मीन्स कैटाबोलिज्म में हम लोग दो प्रोसेस देखते हैं, या तो पॉलीमर छोटे छोटे मोनोमर में कन्वर्ट हो जाए, है ना, या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट सेल के अंदर जाने के बाद मेटाबोलाइज हो जाए और 100% CO2 में कन्वर्ट हो जाए, या कोई दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जिसे हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट वो कुछ मेटाबोलाइट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, पायरुविक एसिड एटसेट्रा। तो समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन हियर, कुछ चीज़ें यहाँ पे टूट रही है, जिसके कारण कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रही हो, या पूरी तरह से वो CO2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हीट रिलीज होती है, ठीक। एनाबोलिज्म हीट को एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब द हीट, बट कैटाबोलिज्म रिलीज द हीट, इट रिलीज हीट। ओके, कुछ यूजफुल हीट को यहाँ पे ATP में कंजर्व कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से कैटाबोलिज्म को हम लोग ब्रेकडाउन रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिएक्शन कन्वर्ज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक, जब हम लोग सेल में इसे डिटेल से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैटाबोलिज्म में किसी भी केमिकल की पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक। लेकिन एनाबोलिज्म में कोई भी एनर्जी जब एब्जॉर्ब की जाती है तो वो एनर्जी वो उसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो एनाबोलिज्म में पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, ओके, बट इन द केस ऑफ कैटाबोलिज्म पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड। Catabolism release the potential energy, okay, actually they consume the potential energy and convert it into kinetic energy, but in spite of this anabolism is showing storing of the potential energy, okay। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ग्रोथ के बारे में। अच्छा, ग्रोथ से पहले हम लोग ये भी कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं कि रिएक्शन डाइवर्ज और रिएक्शन कन्वर्ज जो हम लोग एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में यूज कर रहे हैं वो होती क्या है, ठीक। एक सेल के अंदर कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों प्रकार की रिएक्शन होती है, ठीक है। एक तरफ कैटाबोलिज्म होते रहती है और एक तरफ एनाबोलिज्म भी होते रहती है। कैटाबोलिक रिएक्शन में सपोज ग्लूकोज न्यूट्रिएंट के रूप में लिया जाता है, ठीक, और ग्लूकोज यहाँ पर एक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जाम्पल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन ये जो पायरुवेट है वो एनाबोलिक रिएक्शन में यूज कर लिए जाएंगे और किसी और चीज़ों को बना लिए जाएंगे। यदि ये इवेंट हो रही है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैटाबोलिज्म में ग्लूकोज को पायरुवेट में जो कन्वर्ट किया जा रहा है वो एनाबोलिज्म में यूज हो रही है। ठीक उसी तरह से अमीनो एसिड भी अंदर जाने के बाद हो सकता है पायरुवेट बना दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अलानीन अमीनो एसिड अंदर जाने के बाद पायरुवेट बना दे, ठीक।
यदि वो पायरुवेट यहाँ बढ़ रही है तो हो सकता है एनाबॉलिक रिएक्शन में वो यूज हो जाए। इट मीन्स कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं। यदि सेल के अंदर कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म एक सिस्टम की तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर के काम कर रही है, तभी ये सेल अपने अंदर एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन मेंटेन कर पाता है। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक, एनाबॉलिक रिएक्शन को होने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट की डिपेंडेंस होती है। ठीक, इसीलिए इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन डाइवर्ज होते हुए नजर आते हैं। ठीक, लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं कैटाबोलिज्म की, तो कैटाबोलिज्म कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक जगह कन्वर्ज करने में मदद कर रहा है। आप देख सकते हो कैटाबोलिज्म में ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया गया, कैटाबोलिज्म में अमीनो एसिड को भी पायरुवेट में कन्वर्ट किया गया। ये तो कन्वर्जेंस हो गई ना, दोनों की तो प्रोडक्ट एक ही हो गई। इसीलिए कैटाबोलिज्म इज शोविंग रिएक्शन कन्वर्ज। एग्जाम्पल अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज बोथ आर मेकिंग पायरुवेट और पायरुविक एसिड। ठीक, लेकिन एनाबॉलिक रिएक्शन में हो सकता है पायरुवेट से यहाँ पे कुछ और चीज़ें बन जाए, हो सकता है पायरुवेट से कुछ और चीज़ें बन जाए, कुछ भी हो सकता है पायरुवेट का। ठीक, हो सकता है पायरुवेट से अलग अमीनो एसिड अंदर बना लिया जाए, हो सकता है पायरुवेट को असेंबल करके फैटी एसिड बना लिया जाए, हो सकता है पायरुवेट को असेंबल करके इसे वापस किसी दूसरे मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाए। इट मीन्स देयर इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन डाइवर्जेंस। ओके, तो रिएक्शन कन्वर्ज एंड रिएक्शन डाइवर्ज ये दो अलग अलग टर्म है जो मैं आप लोगों को जब मैं सेल पढ़ाऊंगा तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, इट मीन्स एक सेल के अंदर कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रही है। वन हैंड कैटाबोलिज्म चलती है जब दूसरे हैंड एनाबोलिज्म चलती है। ठीक, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करती है, तब जाकर के एक स्टेडी स्टेट यहाँ पे डेवलप होती है। स्टेडी कांस्टेंट स्टेट इनसाइड द सेल, तब यह सेल ग्रो करता चला जाता है। सेल को ग्रो करने के लिए यह जरूरी है कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हो। जब भी सेल ग्रो करती है ना, तो एनाबोलिज्म ज़्यादा होती है और कैटाबोलिज्म कम होती है। इट मीन्स कैटाबोलिज्म इज लोअर एंड एनाबोलिज्म विल बी हायर। एनाबोलिज्म मस्ट बी हायर देन कैटाबोलिज्म टू शो द ग्रोथ। अब हम लोग देखेंगे ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ इज आल्सो द अदर फिनोमिना टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ग्रोथ कैन बी इंक्रीज इन साइज एंड कैन बी इंक्रीज इन मास। ओके, एक्चुअली ग्रोथ को हम लोग बेसिकली दो कैरेक्टर्स में पढ़ते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ। मीन्स एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ देखी जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में साइज और मास बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं नंबर की, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में नंबर यदि बढ़ रही है तो वो बिना सेल डिवीजन के नहीं हो सकता। ये तो है, यदि इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है तो ही ये पॉसिबल है। सो इफ देयर इज इंक्रीज इन नंबर डेफिनेटली देयर मस्ट बी सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन किस पे डिपेंड करती है? माइटोसिस पे। इट मीन्स इंक्रीज इन नंबर डिपेंड्स अपॉन माइटोसिस। इट इज़ द सेल डिवीजन जो कि सेल के नंबर को बढ़ाएगा तब वो अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है, उसके मास को वो शो कर सकता है। ठीक है, इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन मास आर द ट्विन फीचर ऑफ ग्रोथ। ओके, इट मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में अलग अलग प्रकार की ग्रोथ होती है। उसका टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, आप लोग देख सकते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इंटरनल होती है। इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल। ऐसे इंटरनल ग्रोथ को हम लोग इनटू सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इनटू सब्सक्रिप्शन में होते क्या है कि सेल के अंदर न्यूट्रिएंट ली जाती है। जब एक सेल न्यूट्रिएंट को अपने अंदर डिफ्यूज करता है तो वह उस न्यूट्रिएंट का कैटाबोलिक रिएक्शन करता है। कैटाबोलिक रिएक्शन करने के बाद उससे जो मेटाबोलाइट बनती है, जो भी प्रोडक्ट बनती है, उसका इस्तेमाल वो एनाबोलिक रिएक्शन में करता है।
ठीक। एनाबॉलिक रिएक्शन जब ज़्यादा होने लगती है इन कंपैरिजन टू कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो सेल के अंदर इंटरनल मास डिपोजिशन होने लगती है। ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरनल मास। सच एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरनल मास सो दैट द सेल साइज एंड मास कुड इंक्रीज इज नॉन एज इंटरसब्सक्रिप्शन। ठीक, ऐसे में जब सेल अपने आप में अच्छी खासी साइज में जब बड़ा हो जाएगा तो इवेंचुअली वो सेल डिवीजन भी करेगा। ठीक, इट मीन्स इंटरसब्सक्रिप्शन इज increase in cell size and increase in cell mass internally and then after cell division. Okay, so it will increase the cell size. So whatever increase in size going on, if it is internally, then it is known as intersubscription. Next, living organism internal growth दिखलाती है and it is irreversible. It is permanent growth. But in the case of non-living object, इट इज़ एक्सटर्नल ग्रोथ। मीन्स कोई भी मटेरियल्स है, मटेरियल्स के ऊपर यदि किसी दूसरे मटेरियल या उसी टाइप के मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा हो, सच अ टाइप ऑफ डिपोजिशन इज एक्सटर्नल ग्रोथ। इसे हम लोग कहते हैं एक्रेशन। एक्रेशन मीन्स मटेरियल डिपोजिशन एक्सटर्नली एट द सरफेस ऑफ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज़ रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी। इसे रिवर्स किया जा सकता है, ये टेम्परेरी ग्रोथ है। ऐसे टाइप की ग्रोथ एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल ग्रोथ शो करती है और लिविंग ऑब्जेक्ट इंटरनल ग्रोथ शो करती है। लिविंग ऑब्जेक्ट में हम लोग इंटरसब्सक्रिप्शन वर्ड यूज करेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हम लोग एक्रेशन वर्ड को यूज करेंगे। एक्रेशन इज द एक्सटर्नल डिपोजिशन एंड इंटरसब्सक्रिप्शन इज द इंटरनल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। नेक्स्ट, तो अब तो मैंने ये आप लोग को बताया इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन मास, ये दोनों ट्विन फीचर है, दो फीचर है ग्रोथ के। ओके, ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मीन्स नॉन लिविंग, इंट्रिंसिक मीन्स लिविंग। ओके, ग्रोथ कैन बी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। ग्रोथ कैन बी सीन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, ग्रोथ कैन बी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। जैसे कि एनिमल की ग्रोथ एक समय तक होती है, उसके बाद उसकी हाइट रुक से जाती है। ठीक, लेकिन प्लांट की बात करें तो प्लांट हमेशा अनलिमिटेड ग्रो करता चला जाता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एट देयर टिप। शूट टिप पे और रूट टिप पे मेरिस्टेम के पाए जाने के कारण इसमें अनलिमिटेड सेल ग्रोथ देखी जाती है। ठीक, सो दिस इज अनलिमिटेड सेल ग्रोथ। बात हम लोग करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग अपने आंखों से उसे देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कहीं पाई जाती है तो हम लोग उसे देख सकते हैं। जैसे कोई भी पॉल्यूटेड लेक है या फिर कोई गंदा तालाब है। ठीक, उस गंदे तालाब के वाटर सरफेस पे आप बहुत ही थिन फिल्म के बैक्टीरियल कॉलोनी को तैरते हुए देखोगे। वो जो बैक्टीरियल कॉलोनी उसमें जो तैर रही है ना, वो आखिर वहाँ पर कैसे पाई जा रही है? वो सेल ग्रोथ के जरिए पाई जा रही है। ठीक है, इट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगली कभी नहीं देखी जा सकती, लेकिन जब उसकी पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा पाई जा रही हो तो वो देखी जा सकती है। ठीक, इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विल डू माइटोसिस। Mitosis will increase their population. Then such population you can see. इससे पता चलता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल, एक पॉल्यूटेड तालाब है, वहाँ उस पॉल्यूटेड तालाब में जो थिन फिल्म लेयर ऑफ बैक्टीरिया जो आप देख रहे हो वो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, ये प्रूफ करती है कि जो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है वो माइटोसिस से पैदा हुई है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। ओके, ग्रोथ मीन्स सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मीन्स रिप्रोडक्शन, क्योंकि यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, माइटोसिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन मीन्स यूनिसेलुलर ग्रोथ। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यदि वो मल्टीसेलुलर है
तो उसमें ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, रिप्रोड्यूस अलग है, ग्रोथ अलग है। रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल भी। यदि वो अपने यंग वंस पैदा कर रहा है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही हो, वैसे रिप्रोडक्शन ग्रोथ में काउंट नहीं की जा सकती। ग्रोथ मीन्स फिजिकल ग्रोथ, ठीक। फिजिकल ग्रोथ में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी मास को और बॉडी साइज को ही बढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन अपने पॉपुलेशन को यदि वो बढ़ा रहा हो तो ऐसे कंडीशन में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से अलग अलग है। तो इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी मतलब दोनों सेम प्रॉपर्टी है, दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेट होकर के चलते हैं। ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर। लेकिन यदि हम लोग मल्टी सेलुलर की बात करें तो ग्रोथ इज नॉट इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, मीन्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, नॉट इंक्लूसिव। विच आर दिस? एक्सक्लूसिव मीन्स दे आर नॉट द सेम। ये दोनों अलग अलग यूनिक प्रॉपर्टी, ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है, बट इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रोथ को प्रोड्यूस करने वाले सेल में कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं। आखिर एक सेल है तो सेल में जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से हो सकती है। तो सेल के अंदर जो ग्रोथ होगी वो या तो प्रोटोप्लाज्मिक होगी या फिर एपोप्लाज्मिक होगी, ठीक। सपोज दिस इज द सेल, ओके। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाई जा रही है, ठीक। और यदि यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा हो रही है और कैटाबॉलिक रिएक्शन कम हो रही है तो ऐसे में प्रोटोप्लाज्म की साइज इंक्रीज करेगी, ठीक। इसके अलावा यदि एक्सेस प्रोटोप्लाज्म है तो वो यहाँ पर एपोप्लाज्म के सेक्रेशन को बढ़ाएगी। एपोप्लाज्म के सेक्रेशन बढ़ने से यहाँ की डिपोजिशन बढ़ते चली जाएगी। एपोप्लाज्म एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंक्रीज करेगा, है ना। तो ऐसे में देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म और एपोप्लाज्म यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मटेरियल दोनों में ग्रोथ देखी जा सकती है। इट मीन्स एक सेल में यदि हम लोग ग्रोथ देखें, ठीक, तो सेल के अंदर जो ग्रोथ है वो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाएगा, प्लस सेल के बाहर जो डिपोजिशन है एपोप्लाज्मिक डिपोजिशन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेंट वो इंक्रीज करेगा। हो सकता है वो यहाँ पे सेल के बाहर डिपोजिशन को भी इंक्रीज करे। इसीलिए सेल में जो ग्रोथ देखी जाती है, ठीक है, वो बेसिकली दो सब्सटेंस में देखी जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस में और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस में। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की साइज यदि बढ़ रही हो, दिस इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। एपोप्लाज्मिक ग्रोथ फॉर एग्जांपल सेल वॉल ग्रोथ, फाइबर इंक्रीज इन फाइबर इन कनेक्टिव टिश्यू, फॉर एग्जांपल कोलेजन फाइबर। देन मैट्रिक्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यदि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की मैट्रिक्स बढ़ रही हो तो ये भी तो एपोप्लाज्मिक ग्रोथ है। तो अकॉर्डिंग टू द सेल द ग्रोथ विल बी प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखें तो बेसिकली ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट और सेक्रेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक मटेरियल को शो करेगी। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि आपको ग्रोथ प्रूफ करना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ उसके सेल डिवीजन के जरिए, सेल इनलार्जमेंट के जरिए और एपोप्लाज्मिक सेक्रेशन के जरिए होती है, ठीक। सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड एपोप्लाज्मिक सेक्रेशन, ओके। अब हम लोग देखेंगे साइज, मीन्स साइज इंक्रीज इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि हम लोग साइज की बात करें तो साइज हम लोग हमेशा लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक।
तो ग्रोथ यदि लेंथ में बढ़ रही हो, एरिया में बढ़ रही हो और वॉल्यूम में बढ़ रही हो, वो तीनों कंडीशन हम लोग ग्रोथ की कंडीशन में देख सकते हैं। एग्जाम्पल लेंथ, यदि हम लोग लेंथ की बात करें तो आंसर होगा पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब अपने लेंथ में ग्रो करता है। यदि हम लोग एरिया की बात करें तो लीफ लैमिना, जो लीफ की जो ब्रॉड सरफेस है वो एरिया वाइज फैलती है। वॉल्यूम की बात करें तो फ्रूट एंड सीड्स। ओके, तो दिस इज द ग्रोथ फिनोमिना। ओके, मास यदि बढ़ रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास इंक्रीज को हम लोग बायोमास इंक्रीज कहेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन लिविंग के केस में मास इंक्रीज इज नॉट द बायोमास इंक्रीज। बायोमास मीन्स लिविंग मास। ओके, नेक्स्ट, जब एनाबोलिज्म बढ़ेगी और कैटाबोलिज्म कम होगी तो ही ग्रोथ पॉसिबल है। इट मीन्स डी ग्रोथ, यदि यानी कि ग्रोथ नहीं हो रही है ना। डी ग्रोथ मीन्स एनाबोलिज्म विल बी स्मॉलर देन कैटाबोलिज्म। ओके, एनाबोलिज्म विल बी स्मॉलर देन कैटाबोलिज्म। तो ग्रोथ मीन्स एनाबोलिज्म ग्रेटर देन कैटाबोलिज्म एंड डी ग्रोथ मीन्स कैटाबोलिज्म will be greater but anabolism will be smaller. Okay, anabolism is greater than catabolism, this is growth. Okay.